रोते रोते कब सीमा की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 15 दिन के बेटे नितिन के उठकर रोने की आवाज़ सुन उसकी आंखें खुल गईं। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगी और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। सीमा आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआंसी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति राकेश कमरे में आए और बोले, सीमा, तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से आदत रही है, उसे बस ऐसा लगता है वो जो बोल रही है बस वही सही है। देखती तो हो पापा भी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। जरा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। सब देख पापा मौन साधे रहते हैं, फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूं उनको। बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सिर पर हाथ फेरते प्यार भरी नज़रों से देखते राकेश को देख सीमा उसका हाथ पकड़कर पास बिठा। राकेश, आपको भी लगता है क्या मेरे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी? रोते हुए सीमा ने राकेश से पूछा। अरे नहीं सीमा, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं तुमसे मिलने के बाद शादी के लिए हाँ बोला था। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी पसंद नहीं हो। बोल बोल तो रहा हूँ, माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर नितिन की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। राकेश बेटे नितिन का निहारते हुए कहा। राकेश, एक बात कहूँ प्लीज़, मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए ना। मैं सोचकर तो यही आई थी आपके साथ ही यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा कर दिया है। क्यों बोले कुछ दिन पीयूष भी दादा दादी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रह भी पाऊँगी। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैंने माँ जी की बात का कभी बुरा नहीं माना, पर इस बार माँ जी ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए, सीमा विनती सी करती हुई बोली। ये बेकार की बातें मत करो, अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ऐसे कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊँगा, जबकि मैं खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि सीमा और नितिन को महीने भर बाद लेकर जाऊँगा। राकेश खींचते हुए बोल कमरे से बाहर निकल गया। सीमा सोचने लगी, कितनी खुश थी वो, पहली बार माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए उसकी माँ सीता ने बहुत कहा, मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ मालिनी जी ने मना कर दिया था। वो अपने पास आने को कह रही थी, पर राकेश ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेगी, क्योंकि इस शहर में दोनों जगहों से ज़्यादा अच्छी सुविधा है। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही था। सब बहुत खुश थे। तब मालिनी जी ने कहा, बहू बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो राकेश को माँ ताने देकर सुनाने लगी। जरूर पत्नी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी, इसलिए डिलीवरी उधर ही करवा दिया। देखो तुमने कहा तो हम आ गए हैं ना। अब सीमा 1 महीने रहेगी तुम्हारे पास। बिना सीमा से कुछ पूछे राकेश ने माँ से बोल दिया था। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। सीमा के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। बेटी की सास ससुर, बेटी दामाद के साथ नाती के भी ढेरों कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने की चैन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान साथ लाई थी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। ससुराल पक्ष से के सब लोग कह रहे थे, राकेश के ससुराल वालों ने कितना कुछ दिया है। पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था सीमा के घर वालों ने नितिन की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब लो स्टैंडर्ड के हैं। वो थी मालिनी जी, सीमा की सासू माँ।
वो तो नितिन के लिए जो सोने की चैन उसकी नानी ने दी थी उसे भी देखते हुए मालिनी जी बोली, कितनी हल्की चैन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चैन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वो तो चली गई थी और सीमा की माँ बेचारी चुपचाप नजर झुकाए बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समदन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चैन बनवाकर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर सीता जी जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना, 4 दिन, आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना। सीता माँ को रुकने के लिए बोल रही थी, पर सीता जी वो अब वहाँ कैसे रुक सकती थी जहाँ उन्हें बेइज्जत महसूस करा दिया हो। माँ के जाने के बाद से ही सीमा का बहुत दुखी हो गया था और वो कमरे में जाकर रो रही थी। 4 से 5 दिन बाद राकेश भी चले जाएंगे, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी दोनों साथ आते और साथ चले जाते थे। पहली बार नितिन को लेकर उसे रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोच कर ही सीमा की हालत खराब होने लगी। सीमा को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और नितिन की मालिश ये सब करती रहती थी। आज उसकी मौसी साथ जाने वाली थी तो वो सीमा से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देती हुई बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा, ये आप क्या कह रही हो मौसी जी, बस अपना आशीर्वाद दीजिए इसे और जो कपड़े आप इतने प्यार से लेकर आई हैं वही दीजिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा अपनी मौसी सास से बोली, अरे नहीं बहू, कपड़े तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे। वो जब तेरी माँ शहर से इतना सारा और इतना अच्छा सामान लेकर आई वो तो उसे पसंद ही ना आया। हम तो गांव से आए हैं, उधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं। बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना। कहकर पोते को प्यार से निहारते आशीर्वाद देते हुए मौसी सास जाने को मुड़ी ही थी कि सामने सीता की सासू माँ मालिनी जी नजरें झुकाए खड़ी थी। जीजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी कही बात मेरी अपनी जीजी के दिल में इस कदर चुभ गई है कि वो मेरे पोते के लिए अपने साथ लाया कपड़ा देने में झिझक रही हैं। आप वही दो जीजी जो आप प्यार से लेकर आई हैं, मेरा पोता जरूर पहनेगा। सीता की सास मालिनी जी ने कहा, देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ, मन में कोई बात चुभ भी गई तो निकाल लूँगी। वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता है कल को मैं भी ना आऊँ, हो सकता है तुझे उससे कोई फ़र्क भी ना पड़े, पर ये जो तेरी बहू है और उसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी। अगर कल को सीमा राकेश से तुम सबके लिए बुरा बोलने लगे तो ना राकेश बर्दाश्त करेगा ना तुम लोग। फिर इसके घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तू कैसे उम्मीद करती है कि वो तेरा सम्मान करे। वो तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ न बोली, और मैंने तो उसकी माँ को जाते वक्त देखा, बेचारी आंखों में अपमान के आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई है। और जो सीमा तेरे पास रुकना चाह रही थी वो भी तेरे व्यवहार से डरकर जाने की सोचकर राकेश से विनती कर रही थी। वो तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देख मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बातें सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफ़ी मांगनी ही है तो सीमा की माँ से मांगो, उनका दिल दुखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी। आप सही कह रही हो जीजी, मैं समदन जी से आज ही माफ़ी मांग लूँगी और आप भी मुझे माफ़ कर दो। बहू, तुम भी अपनी सास को माफ़ कर दो, मालिनी जी दुखी स्वर में बोली। आप ये क्या कह रही हैं माँ? हाँ, ये सच है, मुझे बात बुरी जरूर लगी थी, पर अब आप समझ गई हैं तो मेरे मन में कोई भी बात नहीं रही, सीमा ने कहा और मौसी सास को कृतज्ञतापूर्वक देखने लगी। मानो कह रही हो आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। सीमा कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास को बहन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने सीमा की माँ सीता जी से माफ़ी मांग ली थी। समदन जी, हर बेटी की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती है, कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बेटी को अपनी बहू बेटी मान प्यार दीजिएगा। सीता जी ने कहा, बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप माफ़ कर दीजिए। मालिनी जी ने कहा। सीता जी मन ही मन सोच रही थी, बेटी की माँ को कब नाराज होकर रहते देखा है। बेटी की खुशियों की खातिर अपमान का घूंट पी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफ़ी मांगे, ये तो कभी होता नहीं। फिर भी समदन जी माफ़ी मांग रही हैं तो बात ही ख़त्म कर
बात ही खत्म कर रिश्ते सुधारने में ही समझदारी है। और सीता जी ने मानिनी जी को हम हंसते हंसते माफ़ कर दिया। जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे, उस बिगड़ते रिश्तों को मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था, जो एक माफ़ी से जल्दी ही सुधर गए। नहीं तो ये घुन की तरह रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं और हम अपनी आन में रहते हैं कि हम सही हैं, हम माफ़ी क्यों मांगें। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं जो हमें सही लगे वो सामने वाले को भी सही लगे। कभी भी किसी के सामने किसी को शर्मिंदा न करें। दोस्तों, पोस्ट पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाएं जिससे सबसे पहले पोस्ट आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।